नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस के खास शो। अब होगी मुद्दे की बात में, और आज का मुद्दा होगा रोजगार की तलाश में भटकता बेरोजगार। एक कविता की चंद लाइनों से शुरुआत करूंगा। खाली कंधों पर थोड़ा भार चाहिए, बेरोजगार हूं साहब, रोजगार चाहिए। किसी एक बेरोजगार ने इस कविता को लिखा। इस कविता को देखकर हुआ कि इस पर एक चर्चा की जा सकती है। उसी को लेकर आज हमारे पैनल में मौजूद है सुरेन मौर्य, जो अभ्यर्थी का पक्ष रखेंगे और खुद एक अभ्यर्थी भी है और एक शिक्षक भी है, एक मूलतः रूप से देखा जाए तो। वहीं भाजपा व सरकार का पक्ष रखेंगे हमारे साथ मौजूद आनंद रस्तोगी जी। आइए चलता हूं सीधे सुरेन के पास। सुरेन जी, क्या सवाल है जो आप सरकार से पूछना चाहते हैं? एक अभ्यर्थी क्या पूछना चाहता है वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से सरकार से? देखिए अखिल जी, सबसे जो प्रमुख चीज इस समय ये है, सरकार जैसे जो अभ्यर्थी होता है उसका सामना कभी सरकार से नहीं होता है, कि मूलतः किसी एक पार्टी से नहीं होता है। वो अपनी बातों को रखने के लिए हमेशा सरकार के पास जाता है, लेकिन सरकार जो है वो अभ्यर्थी को सिर्फ एक वोट के रूप में देखती है। अगर मौजूदा समय में हम बात करें तो आप 2018 से आई हुई जितनी भी वैकेंसी हैं उनको आप देख लीजिए। 2018 में एलटी ग्रेड की एक वैकेंसी आई थी जिसका एग्जाम जो है 29 जुलाई 2018 को हुआ था, उसमें अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी, उसकी नियुक्ति नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस का एग्जाम करवाया था, उसकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। जेल वार्डन का एक फॉर्म आया था जो यूपी SSC कराता है, लगभग दिसंबर 2018 में उसके फॉर्म भरे गए, तो उसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। और जिन परीक्षाओं के एग्जाम नहीं हुए हैं उनका एग्जाम नहीं कराया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे इस बीच बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई जा चुकी है, खंड शिक्षा अधिकारी का प्रवेश परीक्षा कराया जा चुका है। आनंद जी, क्या कहेंगे? इन सब काफी सवालों की लिस्ट लेके सुरेन जी बैठे हुए, कैसे सवालों का सामना करेंगे? देखिए 2018 में CGL SSC उसके रिजल्ट आए हैं, अभी हमारे साथी ने बताया उसका रिजल्ट नहीं है, उसके रिजल्ट्स भी आए हैं और नियुक्तियां भी हो रही और हो चुकी हैं लगभग। और रही बात रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके पहले जो सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकारों के पहले, अभ्यर्थियों ने कभी भी शिक्षा की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ नकल के सहारे नौकरी पाना चाहते थे। और यही कारण है कि आज हम सरकार कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन की जो बात होती है, सिर्फ यही कारण है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं, वो डिजर्व ही नहीं करते। जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनको आज भी जॉब है, आज वो प्राइवेट सेक्टर में सक्सेस हैं और अच्छी सैलरी पा रहे हैं, वो उनके अंदर टैलेंट है। जो डिजर्व करते हैं उनको सैलरी आज भी मिल रही है और जॉब है, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है। लेकिन इसके पहले जितनी भी सरकारें रही हैं सिर्फ नकल के सहारे बच्चों ने 98%, 95% में पर्सनली जाके। तो वर्तमान में भी तो जो आपकी सरकार में जो पेपर हो रहे हैं उसकी भी तो घटिया है, नकल की हुई है, उसको लेकर नकल को लेकर सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने के हमेशा पक्ष पर रही। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, नकल विहीन परीक्षाएं हुई। सरकार चाहती है कि बच्चों के अंदर टैलेंट हो और टैलेंट के अकॉर्डिंग। तो क्या मानते हैं पूर्णतः रूप से नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं सरकार में आपके? निश्चित रूप से पूरे प्रयास तो सर कोर्ट में क्यों फंसे हुए हैं इतने मामले? सिर्फ इस मामले को लेकर के ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया, तो ये सब मामले क्यों कोर्ट में फंसाए जा रहे हैं? निखिल जी, मैंने बताया इसके पहले जो भी पेपर लीक होते थे, ये भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैला था, उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार अच्छे से अच्छे कदम उठा रही है और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोगों को जॉब भी मिलेगा और क्वालिटी एजुकेशन पे भी सरकार ध्यान दे रही है। प्रमुख चीज अगर ये बात कही जाती है कि 2017 के पहले, 2017 में सरकार गठित हुई है, इसके पहले नकल माफिया थे, तो क्या इसका मतलब 2017 के पहले जितने लोगों को नियुक्ति दी गई है क्या वो सब नकल करके आए थे? वो नकल करके उनको नौकरियां मिली है? जितने भी IAS PCS जो लोग भी बने स्टेट में, वो सब क्या नकल करके आए हैं? दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिस सबसे पहले मैंने बात LT ग्रेड से उठाई थी, LT ग्रेड में आज तक नियुक्ति नहीं दी गई है और हिंदी और सामाजिक विषय का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और उसका कारण ही यही था कि वो पेपर लीक हो गया था। विज्ञापन भी इसी सरकार में निकला था, उसकी जो परीक्षा भी हुई थी इसी सरकार में, और उसका जो पैनल लोक सेवा आयोग का गठित किया गया था वो भी इसी सरकार के द्वारा ही गठित किया गया था। दूसरी चीज 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो इस समय कोर्ट केस चल रहा है उसका भी यही कारण है। उसमें तमाम ऐसे प्रश्न लिए गए थे जिनके आंसर ही गलत हैं। तो जब सरकार या सरकार के द्वारा जो प्राधिकरण बनाया गया है अगर वो एक पेपर नहीं बना सकते हैं तो वो किस गुणवत्ता की बात करते हैं? जब पेपर ही अभ्यर्थी के सामने सही तरीके से नहीं आएगा तो निश्चित रूप से गुणवत्ता परक
शिक्षक कतई समाज में मिलेंगे ही नहीं। कुल मिलाकर सवाल लाजमी है, क्योंकि सरकार आपकी है, सवाल आपसे होगा। आप पिछली सरकार के ऊपर ले जाएंगे आनंद जी, तो क्या छात्र संतुष्ट होगा आपसे? इस बात को आप डिफाइन करिए। मैंने सिर्फ अकेले नकल की बात नहीं की, मैंने करप्शन की बात की जी। पूरा संसार मानता है, खासकर हम अपना भारतवर्ष जी, भारत के कोने कोने में सब चर्चा थी कि सेंट्रल से लेके हर स्टेट में जी अकेले नकल नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद। पर वर्तमान की परिस्थिति आप देखिए, केंद्र में आपकी सरकार की दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है, सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है। सूबे में 3.5 साल, लगभग 4 साल होने को है आपकी सरकार को। भर्तियां अभी भी अधर में अटकी है। बेरोजगारों को अपने सोशल मीडिया आईडी पर लिखना पड़ रहा है कि मैं हूं बेरोजगार। निखिल जी, पेपर लीक ना हो जी, ऐसी प्राइवेट कंपनियों को सरकार मदद दे रही है, और निश्चित रूप से बिल्कुल नकल विहीन और दूसरा पेपर लीक ना हो ऐसी परीक्षाएं कराई जाएंगी। रोजगार के शुभ अवसर अभ्यर्थियों को मिलेंगे, मिल भी रहे हैं जी। और जो लोग टैलेंटेड है, जो लोग जिनके अंदर जो जिस पद के लिए डिजर्व करते हैं उनकी भर्ती होगी। यानी लोग टैलेंटेड नहीं है। आपके मंत्री भी बड़े मंच से ये चीज कह चुके हैं कि टैलेंट नहीं है, इस वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। टैलेंट ना हो, यानी युवाओं का किस प्रकार से मनोबल गिराने के लिए आपकी सरकार आगे बढ़ रही है। इन सब यहाँ का युवाओं का मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ जी। युवा शक्तिशाली है, भारत का युवा इसमें कोई नहीं, उसके अंदर क्षमता है जी, उसके अंदर प्रतिभा है, युवा कुछ भी कर सकता है। सर, एक तरफ प्रतिभा भी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई गुण नहीं है। लेकिन युवाओं के अंदर जो नकल की पद्धति जी, नकल से परीक्षा पास करने की जी, जो वातावरण बना था पिछली सरकारों में जी, बहुत से सारे कॉलेजेस हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, तो सभी लोग परिचित में हैं। किसी ने पैसे देके, किसी ने, तो निश्चित रूप से युवाओं ने अपना प्रयास, सबसे अगर बात कही जा रही है कि कोई एक प्राइवेट एजेंसी आ जाए और वो थोड़ा तेज रखें अपनी बात को। कोई भी मतलब अगर एक एजेंसी आती है, प्राइवेट एजेंसी है, सरकार द्वारा उसको नामित किया जाता है और वो एक परीक्षा करा रही है, तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक सरकारी संस्था है जिसका गठन सरकार ने किया है और परीक्षा कराने की वो उत्तर प्रदेश में शीर्ष संस्था है। इसके बाद UPSSC सरकार का अंग है, इसका काम ही केवल परीक्षा कराना है। पुलिस की परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड बनाया गया, भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, जिसका काम ही केवल परीक्षा कराना है। और ये जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं ये पूरी तरह से सरकार की निगरानी में रहती हैं। अगर कोई सरकारी संस्था कभी फेल होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आज से नहीं गठित है, UPSSC आज से नहीं गठित है, और इन सब जितनी भी संस्थाएं हैं इनका काम केवल और केवल भर्ती करा करके अभ्यर्थी को चयनित कराना है। इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई काम नहीं होता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का काम सिर्फ इतना है, वो जितने भी विभाग हैं, जितने भी विभाग उसके अंतर्गत आते हैं, वो उनकी परीक्षा कराता है, चयनित कराता है और उसके बाद संबंधित विभाग को नियुक्ति के लिए भेज देता है। नियुक्ति अगर वर्तमान समय में LT ग्रेड की रुकी है तो यह गलती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कतई नहीं है, यह गलती सरकार की है, शिक्षा निदेशालय की है, जो अपर शिक्षा निदेशक राजकीय हैं उनकी है। इसी तरह जितनी भी एजेंसियां हैं, ऐसा नहीं SSC की मैं बात कर रहा हूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, इसका काम केवल और केवल नियुक्ति कराना है, भर्ती करा के इनको अपना पेपर बनाना है, इन्हीं को चेक करवाना है। और ये जितने भी सेंट्रल की गवर्नमेंट है, इसी तरह आप रेलवे भर्ती बोर्ड की बात कर लीजिए, NTPC की बात कर लीजिए, तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट एजेंसी को हम ले आएंगे तो वो कुछ ऐसा कर ले जाएंगे कि नकल नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। सरकार तो भाई भ्रष्टाचार का मेन कारण क्या है? नियत ही है ना। हम आप भ्रष्टाचारी हो जाएंगे जब हमारी नियत खराब हो जाएगी। तो सबसे मेन चीज तो यही है ना कि सरकार की निगरानी अपनी संस्थाओं पर कितनी होती है। ठीक है, सबसे प्रमुख चीज है। जितने भी मैं SSC की बात कर रहा हूं, हर साल इसका जो है कार्यकाल, जो अध्यक्ष होता है, उनके मेंबर्स होते हैं, जब सरकार आती है तो 1-2 साल तो भर्ती इसी में नहीं निकलती कि सरकार अपना आदमी वहां पर बैठाती। मैं किसी एक पार्टी विशेष पर नहीं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2016 में उत्तर प्रदेश से माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में TGT PG जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनके यहाँ लेक्चरर की वैकेंसी आई थी। 2016
आज 2020 चल रहा है, कुछ विषयों की नियुक्ति अब इसी महीने हुई है, कुछ अभी का रिजल्ट नहीं आया है, कुछ का इंटरव्यू अभी तक नहीं हो पाए हैं। मैं पिछले 3-4 महीने से जो महामारी है उसके दौरान की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले की बात कर रहा हूं। 2016 में कोई भर्ती आती है, 2020 तक अगर नियुक्ति नहीं होती है तो इसमें आप मुझे बताएं कि कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, कहां पर नकल हुई है, और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं तो वो कितना जिम्मेदार है और उनको बदले में सजा क्या दी गई है। 2016 में CGL SSC 10+2 SSC दोनों एग्जाम हुए और उसमें करप्शन में काफी कमी आई, पेपर लीक नहीं हुए, बच्चों को जॉब भी मिली। 2017 में SSC के एग्जामिनेशंस हुए हैं, वहां पर बच्चों को जॉब मिली। 2018 में भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, 10+2 SSC CGL SSC दोनों। 2018 में जो रिजल्ट की बात, 2018 का रिजल्ट रुका हुआ था किसी कारण से, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया भी 2018 का रिजल्ट किसी कारण से रुका हुआ था सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, मुझे जानकारी नहीं, शायद हाई कोर्ट में मामला गया था, वो भी निस्तारित हो गया। वहां भी बच्चों को जॉब मिली है, जॉब लगातार मिलती जा रही। UPSSC के हर साल पेपर हो रहे हैं, हर साल बच्चे जॉब पा रहे हैं। सरकार जॉब नहीं दे रही ये कहना बिल्कुल निरर्थक, मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जॉब नहीं है। लगातार जॉब मिले। हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट में आवेदन मांगे थे, सिविल कोर्ट में पूरे उत्तर प्रदेश में जॉब मिली है सारे बच्चों को, सब परमानेंट जॉब कर रहे हैं जी। इसके बाद भी जॉब फिर से निकलने वाली हाई कोर्ट के। तो सर बेरोजगार क्यों सड़क पर उतर आया? अगर आपकी सरकार में इतने रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जितने दावे आप लोगों ने किए थे, जितने लिखित दावे किए थे, जितने बड़े मंच से आपके नेताओं ने कहे थे कि हम लोग इतने करोड़ नौकरियां निकालेंगे हर साल, तो बेरोजगार को सड़क पर क्यों आना पड़ रहा है? मैंने बताया ना कि इसके पहले बच्चों के अंदर प्रतिभा, जी मामला प्रतिभा का है, और हमारी सरकार कहती भी अगर प्रतिभा नौकरी पाने की नहीं या बड़ी नौकरी पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अंदर भी कुछ ना कुछ कमी देखी जाती है। जैसे वो सड़क पर उतर रहे हैं, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं मैं हूं बेरोजगार, जो लोग ट्विटर पे हैशटैग चला रहे हैं, वो यानी उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है, वो उस लायक नहीं है उनको नौकरी मिले। निखिल जी मैं ऐसा नहीं है जी, मैं बच्चों की तारीफ करता हूं, मैंने बताया बच्चों में प्रतिभा है जी, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनको या तो गाइडेंस नहीं मिलता है या उनकी जो भी पेपर हो गए हैं, एंट्रेंस हो गए हैं, इंटरव्यू हो गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से निखिल जी 80% 2017-2016 से बात रखी सुरेंद्र ने, 2017-18 से ही लेके चलता हूं, 80% नौकरियां जो अदर में अटकी हुई हैं, सरकार आपकी है। कितना प्रयास कर रहे हैं आप लोग? प्रमुख चीज तो ये ना कि सरकार, मैं बच्चों के बारे में बता रहा हूँ, कभी बच्चे उनको गाइडेंस नहीं मिलती है जी, वो होते हैं, वो डिजर्व करते हैं क्लर्क के लिए जी, लेकिन वो PCS IAS या बैंक PO की तैयारी करना शुरू कर देते या CGL SSC की तैयारी करना शुरू कर देते 2-3 साल। और जो कोचिंग संस्थाएं, इसके पहले सरकार में कोचिंग संस्थाओं पे कोई अंकुश नहीं था, सरकार हमारी कोचिंग संस्थाओं पे भी अंकुश लगा रही। वो उनको प्रलोभन देते, लालच देते हैं कि आप CGL क्वालिफाई कर लोगे, आप 3 साल हमारे यहाँ कोचिंग में लगे रहो बच्चों को। सर आनंद जी आप सुनिए, आपने इस बात को कहा ना कि सरकार मतलब जो लोग क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लर्क के लायक नौकरी वाले हैं, वो PCS की तैयारी कर रहे हैं। सर आप लोग काउंसलिंग क्यों नहीं करा रहे? फिर आप लोग काउंसलिंग कराइए। सर आपको काउंसलिंग करानी नहीं है, आरोप लगातार लगाने हैं कि बेरोजगार हैं, लोग घूम रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि उनके अंदर प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभा के अकॉर्डिंग वो जॉब को अप्लाई नहीं करते हैं। मैं एग्री हूं, मैं एग्री हूं, मैं सहमत हूं आपकी बात से। काउंसलिंग आप क्यों नहीं करा रहे हैं? कभी कोई उन्हीं बच्चों का आप काउंसलिंग कराइए, क्यों नहीं करा रही? काउंसलिंग के भी प्रयास हो रहे हैं, काउंसलिंग हो भी सर प्रयास 6 साल, मैंने बताया ना आपको, दूसरी पंचवर्षीय चल रही है आपकी केंद्र सरकार की। देखिए निखिल जी, मैं 2 बातें यहाँ पर कहना चाहता हूँ। आप बात रखें सुरेंद्र। सबसे प्रमुख चीज जो बात चल रही है कि जो निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं जी, जैसे हम आप भी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं जी, तो जब हम गांव से आते हैं कि चलिए हम शहर चल के तैयारी करें, तो हमारे पास वो बैकग्राउंड नहीं होता कि हमको कोई ये सजेस्ट करे कि हम किस चीज की तैयारी करते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें अभ्यर्थी का समय जाता है, ठीक है, लेकिन मैं बात इस चीज की कर रहा हूं कि जो अभ्यर्थी चयनित है
उसको अभी तक नियुक्ति नहीं दी जा रही है और ये चयन प्रणाली 2018 से चल रही है। 2 वर्ष हो गए हैं, 29 जुलाई 2018 को एग्जाम हुआ था, आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। पेपरबाजी चल रही है, अगले माह नियुक्ति, पेपर चल रही है, 15 दिन बाद काउंसलिंग शुरू होगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर पेपर बनाया जा रहा है और केवल 6 महीने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि 150 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन गलत पूछे जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन गलत पूछे जा रहे हैं, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे केस क्यों नहीं किया जाता है? यूपी टेट का एग्जाम जो संस्था कराती है, परीक्षा नियामक प्राधिकरण इलाहाबाद, वो आज से परीक्षा नहीं करा रही है कि केवल इन्हीं की सरकार में करा रही है। 2011 में उसका गठन किया था और 2011 में मायावती जी की सरकार थी, बसपा सरकार थी, वही प्राधिकरण परीक्षा करा रही थी। इसके बाद सपा सरकार आई, वही प्राधिकरण परीक्षा कराई। इसके बाद बीजेपी की सरकार आई, वही परीक्षा करा रही। तो आप तो ये भी नहीं कह सकते ना कि वो करा रहे हैं, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है वो तो सरकार के अनुरूप बदल रहा है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये संस्था, और अगर जो ये बात चल रही कि डिजर्व क्यों नहीं करते हैं, मैंने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की थी और मैंने 125 अंक प्राप्त किए थे। उसके बाद सुपर टेट के बाद सुपर टेट होता है, उसको भी मैंने पास किया। आज तक मुझे नियुक्ति नहीं मिल चुकी, जबकि मेरा सिलेक्शन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हो चुका था। केस हाई कोर्ट में चल रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के जरिए क्यों चल रहा है? उसका रीजन क्या है? उसके रीजन यही है, सबसे प्रमुख चीज ये होती है कि सरकार पता नहीं किस तरह से विज्ञापन निकालती है। उसके विज्ञापन पर यह विवाद हो गया कि 60% 65% जो कट ऑफ सरकार ने जारी किया था, उसमें शिक्षा मित्रों ने केस किया है कि 40-45% कट ऑफ होना चाहिए, जबकि जो सरकार का था वो 60 और 65 होना चाहिए। निश्चित रूप से गुणवत्ता परक शिक्षक मिले और उसमें 60% 65% पे जो कट ऑफ जारी किया गया, उस पे कैंडिडेट खुश था, उसमें मैं भी खुश था। लेकिन चूंकि जो सरकार के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था, अगर विज्ञापन में आपने उस चीज का जिक्र नहीं किया है तो ये पहले से ही निश्चित था कि अगर 60-65% किया गया तो ये मसला हाईकोर्ट में जाएगा। हाईकोर्ट से जो हम लोग थे वो जीते, तो शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट गए, चूंकि उनका अधिकार है, अगर हाईकोर्ट से हारेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक केस पेंडिंग है, फैसला रिजर्व हो गया है और मुझे लगता है 2 महीने फैसला रिजर्व किए हो गए हैं और आज तक वो फैसला नहीं आया है। बताइए आनंद जी। 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने बच्चों को, बेरोजगार बच्चों के को व्यापार करने के लिए सरकार ने, अभी आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो प्रयास सरकार का पूरी तरीके से पारदर्शिता, कितना पहुंचा उस पर पारदर्शिता, चाहे एग्जामिनेशन में हो, चाहे कंपटीशन एग्जामिनेशन में हो, या बहुत सारे विभाग थे जिनमें करप्शन बहुत ज्यादा व्याप्त था। पिछली सरकारों में काफी करप्शन कम हुआ, हर जगह पारदर्शिता का माहौल है। आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, या अच्छा दूसरा एक कारण कोविड-19 भी है, थोड़ा सा इसका प्रभाव रहा है, पूरे देश में रहा है, पूरी दुनिया में रहा है, लेके चल रही है ना, जॉब में भी थोड़ा सरकार कोरोना काल को अब ढाल लेके चल रही है। कुछ भी होता है कोरोना चल रहा है सर, रोड नहीं बन रही कोरोना चल रहा है, रोजगार नहीं बन रहा है कोरोना चल रहा है। सर कोरोना तब क्यों नहीं चल रहा है जब आप लाखों करोड़ों छात्रों को उनके घर से बुलाकर उनसे परीक्षा दिलवा रहे हैं। NET हो गई परीक्षाएं, IIT हो गई, JEE हो गई, इन सब परीक्षाओं को आप करा रहे हैं। जब घर से बच्चा निकल रहा है तब उसको कोरोना का डर नहीं है। सरकार को इस बात का डर है कि परीक्षाएं हो रही हैं और रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को। क्या सरकार इस बात पे सोच रही है? लगातार IIT और JEE की परीक्षा को लेकर विपक्ष भी हमलावर हो रहा है सरकार के ऊपर, बोल रहा है इस बात को कि कोरोना के जब पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, छात्रों की जान खतरे में हो सकती है अगर लगातार इस तरह की परीक्षाएं कराई जाएंगी, एक समूह में लोगों की परीक्षाएं कराई जाएंगी, तब क्यों नहीं सरकार देख रही है? सर परीक्षाओं को सवाल तो ये भी उठता है ना, परीक्षाओं को बच्चों को भविष्य को देखने के लिए, भविष्य की चिंता सरकार को है। बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, इसके लिए सरकार हमेशा चिंतित रही है और यही वजह है कि एग्जामिनेशन करवाए जा रहे हैं। लेकिन कराया जा रहा है कोरोना काल का ढाल, मतलब अपने ऊपर होने वाले बार को लेकर कोरोना ढाल है, दूसरे के लिए बवाल है। भारतवर्ष का नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से समझ रहा है जी, उसने ये जान लिया है जी कि कोरोना से हमको लड़ना है और कोरोना एक बीमारी है जो साधारण बीमारी है बहुत। सर छात्र जब घर से निकलता है ना, यही न्यूज चैनल ने ही दिखाए थे, वो भी बनारस, प्रयागराज, जितने महानगर थे, जितनी जगह सेंटर गया था, हर जगह छात्र एक रिक्शे में बैठकर 18-20 लोग जा रहे थे, रोड पर टहल रहे थे सब।
तब क्यों कोरोना काल की सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुई? मैं बता रहा हूँ कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो सेंटर बनाया गया था उत्तर प्रदेश में मात्र 16 जिलों में बनाया गया। जी बिल्कुल। लखनऊ सेंटर बनाया गया था और लखनऊ जिले लखनऊ जिले का जो सेंटर बना था, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो सेंटर भर देता है, अगर उस सेंटर में नहीं है तो फिर दूसरा सेंटर दिया जाता है। अंबेडकर नगर सेंटर नहीं बना था, अंबेडकर नगर का लड़का लखनऊ जिले में आकर के पेपर दे रहा है। एक बार आप सोच के देखिए, जनपद से सोचिए कितने बार चेंज किया होगा उसने। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी निश्चित रूप से, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी। आप रेलगाड़ी, बसेस, निश्चित रूप से ये इस समस्या का धीरे धीरे करके अभी आपने देखा। कब निदान होगा? जब छात्र की जान चली जाएगी, कब निदान होगा? छात्रों के भविष्य के बारे में भारतीय जनता पार्टी भविष्य के बारे में सोचती है, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश में एक अकेली पार्टी थी कि नकल विहीन परीक्षा सबसे पहली चीज थी। एजुकेशन की बैकबोन है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन पे सरकार ने हमेशा, यहां तक कि पिछली सरकार में बच्चों को भी जेल जाना पड़ा और शिक्षकों को भी जेल जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद जब भी कभी दूसरी सरकार, अब तो लाठियां पड़ती हैं, अब तो लाठियां पड़ती हैं। आप रोजगार मांग लीजिए, लाठियां पड़ती हैं। क्या कहेंगे इसको? देखिए, जनसंख्या को देखते हुए, आपने जेल की बात कर दी, जनसंख्या को देखते हुए अगर रोजगार नहीं तो भी हमारी सरकार ने छात्रों को व्यवसाय करने के लिए बैंकों में ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई है। ऋण छात्र बात ही नहीं, व्यवसाय भी देखिए, रोजगार अगर नहीं है, बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं, सरकार रोजगार नहीं निकालेगी। आप जाके बिजनेस कर लीजिए। जो इतने अभ्यर्थी हैं, बच्चों के अंदर टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। सरकार ने जो भी मापदंड रखे हैं, निश्चित रूप से उसी गुणवत्ता पे बच्चे चयनित हो रहे हैं। सवाल प्रमुख यह है कि जो बच्चे चयनित हो रहे हैं उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही? सबसे बड़ा सवाल है। एक अभ्यर्थी आपके बगल में बैठा हुआ एक अभ्यर्थी है, वो स्वयं इस बात को भरे मंच से कह रहा है, इसको क्या जवाब देंगे? सभी विभागों में भ्रष्टाचार इसकी सबसे बड़ी वजह थी। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के अकेला एक शिक्षा विभाग नहीं था, अकेला एक रोजगार विभाग नहीं था। अकेला भ्रष्टाचार क्यों खत्म नहीं कर पा रही आपकी सरकार? सब भ्रष्टाचार में बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल। भ्रष्टाचार ऑडियो वायरल हुआ है, भ्रष्टाचारी परसों से खंड शिक्षा अधिकारी का परसों ऑडियो वायरल हुआ, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू है और निश्चित रूप से उनको कार्रवाई देखिए, अभी आपने कहा कि पूर्णतः रूप से मानने हो गया, पूर्णतः रूप से आपने उस पर अंकुश लगा दिया है, तो ये ऑडियो कैसे वायरल हो गया सर? हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी करप्शन के अगेंस्ट हैं और करप्शन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ तक कि मंत्री, भारत सरकार में जो मंत्री हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि अगर वो हमारा मंत्री भी अगर भ्रष्टाचार में कहीं से डूबा मिलता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी। भ्रष्टाचार खत्म होने के साथ ही देश मजबूत हुआ है, देश मजबूत हो रहा। भारत की प्रशंसा सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में हो रही है। भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, ये सभी जानते हैं। इसके बाद भी अगर सरकार को कोई कहता है तो फिर उसके बारे में कहने के लिए, देखिए 2017 के पहले चुनाव के पहले समय शिक्षा विभाग में लगभग 41,000 से 45,000 के बीच में अनुदेशक का पद है जी, जिनका मानदेय वर्तमान में 7,000 रुपए है। इनकी जब नियुक्ति हुई थी तो 7,000 रुपए हुई थी और चुनाव के पहले सरकार ने यह वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इनको नियमित किया जाएगा। 7,000 के बाद वादा कहाँ गया? 7,000 के बाद उनका पेमेंट लगभग 8,360 रुपए हो गया जी। अनुदेशक के द्वारा मांग की गई कि हमारा वेतनमान जो है वो बढ़ाया जाए जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसका वेतन जो है वो 17,000 रुपए किया गया, लेकिन प्रदेश सरकार ने उसको मना कर दिया और जो 8,340 रुपए मिलता था उससे वापस, इतिहास में पहली बार है जब किसी विभाग की सैलरी कम कर दी गई है, जो 8,000 समथिंग रुपए मिलता था उससे वापस करके 7,000 रुपए कर दिया गया। अब आप सोच के देखिए, आप किस तरह की शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, आप 7,000 रुपए में किसका घर चलाना चाहते हैं? बताइए आनंद जी, कैसे बात रखेंगे? बात जब निजीकरण की होती है जी, तो निजीकरण को समाप्त करने की जब भी कभी बातें होती तो निश्चित रूप से वो, जैसे BSNL, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो निजीकरण में जाने की बात होती है, तो उसमें यही है कि जो जिन बच्चों के अंदर टैलेंट होगा, जो बच्चे ज्यादा काम करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, 18 घंटे काम करेंगे, लेकिन सरकारी नौकरियां, सरकारी कंपनियां सरकारी नौकरी करने के बाद में
जो बच्चे टैलेंटेड भी होते हैं वो भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ में काम नहीं करते हैं और एक्स्ट्रा हमको स्टाफ रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ती है उनको, उनका इंश्योरेंस, उनके फंड, उनके बोनस होना पड़ता है जी। और निश्चित रूप से फिर कंपनियां घाटे में जाते हैं, फिर हमारे बैंक भी घाटे में जाते हैं। देखिए बैंक उन कंपनियों को दोबारा ऋण देते हैं, तो कहीं ना कहीं से बात रखे आप निखिल जी, मैं फिर बता दें, अगर बच्चों में टैलेंट है तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा रोजगार। सरकार की विफलता का जीता जाता उदाहरण है। सरकार रोड नहीं बनवा पा रही है तो वो एक कंपनी को बुला पा रही है कि भैया हम रोड नहीं बना पा रहे हैं, मतलब सरकार खुद बता रही कि हम रोड नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा करिए आप रोड बना दीजिए, उसके बाद आप एक टोल लगा लीजिएगा। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितनी अच्छे रोड्स हैं, इसके पहले रोड्स थे ही नहीं सर। सड़कों पे प्राइवेटाइजेशन पे मत जाइएगा सर। मैं विषयांतर फिर मुद्दे से विषयांतर, मैं रोजगार पे बात कर रहा हूँ, मैं रोजगार पे बात कर रही हूँ। आप सरकारी संस्थाओं को इतना बेकार कर दीजिए, इतना बेकार कर दीजिए और उसके बाद उसको बेच दीजिए और उसके बाद जो उसका खरीदार होगा वो उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराएगा, फिर सामने वाले जो देखेगा, देखिए कहेगा अरे ये तो जब सरकारी था तो बेकार था, अब इसका निजीकरण हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। मतलब उसको बेचा गया क्योंकि सरकार के जब अंग है। आप मुझे बताएं कि जैसे मान लीजिए कि शिक्षा मंत्रालय बना हुआ है, इसका मतलब शिक्षा की जितनी भी चीजें हैं वो सरकार ही तो तय करेगी। उसको कोई नेपाल का या काठमांडू से या श्रीलंका से कोई आकर के नहीं, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सरकार ही उसको देखेगी। तो अगर शिक्षा मंत्रालय के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, अगर परिवहन मंत्रालय के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, अगर वो सफल होता है और सरकार उसकी सफलता का श्रेय लेती है, तो अगर वो विफल होता है उसकी विफलता का भी श्रेय सरकार को लेना पड़ेगा। चाहे रेल मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, जिन चीजों का निजीकरण आज हो रहा है, अगर आप सोचते हैं कि इनका निजीकरण होने के बाद इनको हम सही कर लेंगे, तो उदाहरण आपके सामने तेजस एक्सप्रेस है, आप उसका किराया देख लीजिए। अगर आप ये बात करते हैं कि हम चीजों का निजीकरण करके हम चीजों को बहुत अच्छा कर देंगे, तो आप इन चीजों को भूल जाइए कि चीजों का निजीकरण करने के बाद चीजें बहुत अच्छी हो जानी। और नहीं तो जीता जाता उदाहरण निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल आप देख सकते हैं किस तरह से लूटते हैं, ना इससे हम अनजान है, ना आप अनजान है, ना सर अनजान है। चलिए ठीक है, आप दोनों को यहीं पे रोकूंगा। कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो रोजगार के लिए भटकते बेरोजगार को लेकर सरकार कोरोना काल की ढाल को लेकर भी बैठी हुई है। तो एक तरफ देखा जाए जिस प्रकार से लोग रोजगार को लेकर परेशान है, सरकार भरे मंच से बीते दिनों कई ऐसे अधिकारी थे, कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इस बात के दावे किए कि ये सरकार लगातार रोजगार के अवसर निकाल रही है, पर वहीं बेरोजगार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हैशटैग के माध्यम से लगातार सरकार को घेरे में ले रहे हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार किस प्रकार से इन युवा बेरोजगारों को संतुष्ट करती है और अपने उन दावों को धरातल पर लाती है जिन दावों का खोखलापन बेरोजगारों ने साफ कर दिया है। नमस्कार।